आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। तो जब आप बादल पे पाँव है गा रही थी तो क्या आपको एहसास हुआ था कि गाना इतना पॉपुलर हो जाएगा? मैं जब भी गाती हूँ मुझे मालूम है वो गाना हिट होगा। इश्क चांदी है, इश्क सोना है, जंगल आधी रात है, जानम समझा करो अपुन बोला, चली चली बादल पे पाँव है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी 2007 में चक दे आई, उसका गाना बादल पे पाँव है, वो एक ऐसा गाना है जो लोगों की जुबान से नहीं उतरता कि आपके उसके बाद गाने ही नहीं आए। एक गाना मैं गाने गई थी ऐश्वर्या राय जी के लिए, लेकिन वहाँ पे मुझे पता चला कि आपके पहले हेमा जी 10 ये जो रियलिटी शो वाली सिंगर्स हैं वो गा चुकी हैं और सारे अश्लील काम कर रही हैं आपके साथ compete करने के लिए। ये लोग मुझसे compete करने के लिए ये अश्लील काम कर रहे हैं, तो मैंने वॉकआउट कर दिया। अश्लील काम मतलब? कास्टिंग काउच। ओह। मैं हमेशा कहती हूँ हेमा को कोई खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। बादल पे पाँव हुआ, मैंने छोड़ दी इंडस्ट्री क्योंकि पर शेप ऑफ यू के लिरिक्स भी कुछ ऐसे खास तो है नहीं, वो भी अश्लील ही है एक तरीके से। आई डोंट फाइंड इट ऑब्सीन, व्हाई वी सी इट इन अश्लील और भी गाने हैं, हम हमारे ही थे बॉलीवुड में। अनु मलिक पे मीटू का आरोप लगाया तो आपने एक पोस्ट किया था। रेपिस्ट एंड मोलेस्टर नहीं है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में। वो आप ये लड़कियों को या किसी को भी, लड़कों से भी जो भी है, प्रस्ताव रखते हैं। पर ये तो वही बात हो गई ना कि अरे उसने छेड़ा थोड़ी, सिर्फ घूर कर ही तो देखा। नहीं नहीं नहीं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। आज जो ललन टॉप पर सिनेमा अड्डा होने वाला है उसमें आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो सिंगर स्टूडियो में मौजूद हैं उनके गाने आज भी आपकी प्लेलिस्ट में सेव्ड होंगे। आई एम श्योर आप उन्हें गाहे बगाहे अपने अपने मूड के हिसाब से सुनते रहते होंगे। आवारा भंवरे, चाहे बादल पर पाँव है, चाहे जंगल है आधी रात है, ये सब गाने अलग अलग मूड के हिसाब से आप सुनते रहते होंगे। और ये चुनिंदा गाने हैं जो मैंने यहाँ पर जिनके नाम लिए हैं, ऐसे कई गाने हैं। हम इस बातचीत में उन सब गानों के बारे में बात करेंगे तो आपको भी याद आते जाएंगे। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इन सभी गानों की सिंगर तो हैं, इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारे सोशल टॉपिक्स पर गाए बगाए बात करती रहती हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। इनफैक्ट अब वो गाने कम गाती हैं लेकिन सोशल एक्टिविस्ट होने का जो अपना फ़र्ज़ है वो ज़्यादा अदा कर रही हैं। हमारे साथ हैं हेमा सरदेसाई जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सच ए प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आप बुलाने के लिए। ललन टॉप ये शो आपका है और मैंने बहुत सुना है इस शो के बारे में, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच आने के लिए, अपना समय देने के लिए। इट्स माय प्लेजर। हम आज से नहीं, कब से आपके गाने सुन रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि जब से गाने सुनने सीखे या फिर जब से गाना समझ में आने लगे कि अच्छा गाने आपको इस तरह से आपके मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं, आपके मूड को बदल सकते हैं, तो तब से हम आपके गाने सुनते आ रहे हैं। और मेरी तो प्लेलिस्ट में आज भी आपके सारे गाने लगभग सारे गाने सेव्ड हैं। आई कीप ऑन लिसनिंग टू देम। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी 2007 में चक दे आई, उसका गाना बादल पे पाँव है, वो एक ऐसा गाना है जो लोगों की ज़ुबान से नहीं उतरता। आप बस एक लाइन बोलिए, उसके बाद वो पूरा दिन आपको उनकी ज़ुबान पे सुनाई देगा। तो जब ऐसा होता है कि किसी एक सिंगर का कोई गाना इतना ज़्यादा हिट हो जाता है, हालांकि पहले भी आपने कई हिट्स दिए हैं, उसके बाद काम ज़्यादा आता है, लेकिन आपके साथ कुछ हमने अलग देखा कि आपके उसके बाद गाने ही नहीं आए, आपने बॉलीवुड ही छोड़ दिया, आपने इंडस्ट्री ही छोड़ दी। तो क्या ये क्यों हुआ? क्या ये कॉन्शियस कॉल था कि आपने डिसाइड किया कि अब छोड़ देना है, या ऑफर्स नहीं आ रहे थे, क्या हुआ? मैं समझती हूँ कि जो हुनर आपको दिया जाता है वो भगवान ने दिया जाता है और उसकी पूजा होनी चाहिए। जो हमारे पेरेंट्स की इज़्ज़त या देश की भी इज़्ज़त या फिर औरत होने की जो इज़्ज़त होती है वुमनहुड की, वो बरकरार रखनी चाहिए। तो मुझे स्ट्रगल में आफ्टर विनिंग द ग्रांड प्री इन जर्मनी, कंपीटिंग विद 21 कंट्रीज़, ऐसा लगा था कि ये तो ईजी हो जाएगा बॉलीवुड में आने के लिए। लेकिन मैंने बहुत वॉकआउट्स किए हैं। हर इंडस्ट्री में गलत और अच्छे लोग होते हैं और मेरा कर्म था उस वक्त कि शायद मेरी वो क्या बोलते, इट वाज लाइक परीक्षा थी कि मैं क्या करूँगी। मैंने आपको हुनर दिया है, भगवान बोल रहे आप क्या करोगे। तो मैंने जो उसूल हैं, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, वर्च्यूज़ एकदम 100% बरकरार रखे हुए हैं। और इसीलिए ऐसा हर जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई वो एक्चुअली गिफ्टेड है। मैं जो करने गई वो कभी हुआ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन मुझे जस्ट आ गया मेरे पास। जैसे आवारा भंवरे, फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ द कंट्री एंड इंटरनेशनली नोन, A.R. रहमान जी, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज।
तो वो अगेन गिफ्ट था। और उसके बाद भी ऐसा होता था कि वही परीक्षा चल रही थी कि गलत लोगों के साथ, अच्छे लोग भी थे लेकिन गलत, तो जब किसी के साथ झगड़ा होता था तो गाना मेरे पास आता था। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स बोलते थे कि हेमा सरदेसाई चाहिए हमको गाने के लिए, लेकिन झिझक होती थी क्योंकि कास्टिंग काउच, एज यू नो, इज़ वेरी रैम्पेंट इन ऑल द मोस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, एंड वो बॉलीवुड में भी है, ये सबको मालूम है। तो मैंने कभी उस मतलब वहाँ I did not give any प्रोत्साहन to this kind of stuff, and मैं हमेशा उससे दूर रही। और इसके बावजूद मुझे भगवान ने 100 से ज़्यादा गाने दिए। यही है कि आप, अगर मैं हर मेरे भारतवासियों को कहूँगी कि आपका प्यार है, ये आपका दुलार है, और आपकी जो आशीर्वाद है कि हेमा आज भी यहाँ इतने बड़े मतलब लंदन टॉप मैंने सुना इज़ रॉकिंग एंड आई एम राइट हियर विथ यू, तो ये आप ही का आशीर्वाद है। तो ऐसा होता है कि ज़िंदगी में एक दौर आता है जब आपको मीडिया बोल रही है आप एम्बेसडर फॉर द गर्ल चाइल्ड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं। कई लोग जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं, कई लोग कुछ ज़्यादा ही लेते हैं। शायद मैं उनमें से हूँ कि जो ज़्यादा जिम्मेदारियां लेती है, और मैं खुश हूँ मैंने ऐसा किया, क्योंकि आज मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ। मेरे ज़िंदगी में भगवान ने और सारे लोगों के आशीर्वाद ने बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं डिवोटी हूँ पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की, हु इज़ द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन, प्रोवन ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे लगता है हर चीज़ में उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। तो जब बादल पे पाँव हुआ, आवारा भंवरे आप जानते हैं हर किसी के होंठों पे था, इश्क चांदी है, इश्क सोना है, हर किसी, और फिर इतने सारे गाने जो हम बात करेंगे। लेकिन जब बादल पे पाँव हुआ, और इवन टुडे बोलते हैं कि मोस्ट इंस्पिरेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इन अ फीमेल सोलो वॉइस, तो एक जिम्मेदारी और भी बढ़ गई कि अभी क्या। और तभी हम लोग सिर्फ 7-8 फीमेल सिंगर्स थी, और क्या होता था, जैसे मैंने कहा, यहाँ अनबन हुई तो हेमा को गाना मिलता था, वहाँ ऐसे करके अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी थे जो मेरी याद पहले करते थे, ऐसा कुछ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई और फीमेल सिंगर के साथ कुछ अनबन हो जाती थी, तब तो वो गाना मुझे और वो सुपर हिट हो जाता था। वो ऐसा किस गाने के साथ हुआ? तो ऐसा हुआ कि जब बादल पे पाँव होने के बाद ऐसा लगा कि अरे आवारा भंवरे वापस हो गया है, मतलब everybody was loving it, and you know now it was this generation। लेकिन हुआ ऐसे कि तभी इंडियन आइडल और ऐसे बहुत सारे जो रियलिटी शोज में इतने सारी सिंगर्स आ गई। एक गाना मैं गाने गई थी ऐश्वर्या राय जी के लिए, मैं नहीं डिटेल्स नहीं बोलूँगी, लेकिन वहाँ पे मुझे पता चला कि आपके पहले हेमा जी 10 ये जो रियलिटी शो वाली सिंगर्स हैं वो गा चुकी हैं, और सारे अश्लील काम कर रही हैं आपके साथ compete करने के लिए। तो जो शख्स होता है, जो सोशल एक्टिविस्ट होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से चलता है, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ और ग्रैटिट्यूड से चलता है कि ये सब मुझे भगवान ने दिया है, मैं इसको अश्लील नहीं होने दूंगी। और मुझे मीडिया ने खिताब दिया था एम्बेसडर फॉर द गर्ल चाइल्ड, और मैं देखूं उनकी माँ बनती हुई ये बच्चियों की, कि मैं हे माँ मानती हूँ कि मैं सबकी ओल्ड एंड यंग की माँ हूँ। तो मैं कैसे काम करूँ ऐसे जहाँ के ये लोग मुझसे compete करने के लिए ये अश्लील काम कर रहे हैं, तो मैंने वॉकआउट कर दिया। अश्लील काम मतलब? कास्टिंग काउच। ओह, तो इस वजह से आपके हाथ से कई गाने गए? मुझे मेरे 100 से ज़्यादा गाने मिले मेरी उसके बाद, लेकिन बादल पे पाँव के बाद मैं हट गई, क्योंकि आई कुड नॉट बेयर टू सी कि यंग लड़कियाँ मुझसे compete करने के लिए कास्टिंग काउच में, व्हेन आई एम एम्बेसडर फॉर द गर्ल चाइल्ड इन इंडिया, खिताब दिया है मीडिया ने मुझे मेरे काम की वजह से। तो वो मैं सह नहीं पाई, क्योंकि उसूलों पे चली हूँ। जैसे नथिंग कैन, मैं हमेशा कहती हूँ हेमा को कोई खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता, तो ऐसी ज़िंदगी मैंने जी है, तो उसके लिए मैं हट गई। नथिंग कैन
tease me, nothing can titillate me to be there, nothing. मतलब कोई भी हंगर नहीं है, कोई भी. मैं आज भी बहुत एक्स्ट्रा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि गुरुदेव श्री श्री ने जो लफ्ज़ कहे हैं मेरे बारे में, मेलोडी क्वीन कहा है मुझे, और कहा है कि कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर आपको लें तो वो लकी होंगे. तो मेरी ज़िंदगी संपन्न है. वैसे ये खबरें भी थी. गरिमा, लेट मी टेल यू, आई एम रेडी टू लीव द अर्थ. आई एम अ कंप्लीटेड सोल अकॉर्डिंग टू मी. व्हेन योर गुरु कीप्स यू, जब आपके गुरु जो हैं, जो आप जिनके तरफ आपका डिवोशन 100% डॉट है, वो आपकी ऐसे प्रशंसा करते हैं, मेलोडी क्वीन, और आप वो लकी होंगे अगर आप उनके साथ होंगी. मैं आज भी इतना झगड़ने के लिए तैयार हूँ मेरे गोवा के लिए, मेरे भारतवासियों के लिए. मैंने कहा है मेरे लास्ट इंटरव्यू में, नॉट इवन अ मंथ बैक, कि किसी को अगर मुझे जान से मतलब निकालना, दे वांट टू किल मी, मेरी जान लेनी है, प्लीज़ ले लो, और सब ने जश्न मनाना चाहिए क्योंकि कुछ अच्छा होगा उससे. कोई तो जिसके लिए मैं झगड़ती हूँ, जिन चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, तो उसका कुछ तो होगा. जैसे आपने बोला ना कि कास्टिंग काउच को लेकर के इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग पहले बात भी कर चुके हैं. उन लोगों को इस तरह की अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है कई फीमेल एक्ट्रेसेस को, सिंगर्स को. क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ, सामने से किसी ने रिवर्स फेवर मांगा हो, स्टूडियो में अनकंफर्टेबल माहौल आपने कभी फेस किया? बिफोर आवारा भवरे मैंने सिर्फ वॉकआउट्स किए हैं, सिर्फ वॉकआउट्स किए. एक मैं कहना चाहती हूँ मेरे भारतवासियों को, जो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग से भी जो सीखते हैं हम आर्ट ऑफ लिविंग से, कि पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि आप अगर सरेंडर कर लो, जो हम डिवाइन कहते हैं, उनको पूरा सरेंडर कर लो. आपकी एक इच्छा है, आप जैसे चाहते होगा, मुझे दिख रहा है ये, लेकिन आपकी मर्ज़ी. ये सरेंडर बहुत टफ होता है ह्यूमंस को करने के लिए, क्योंकि ईगो होता है हम सब में कि मैं कर पाऊंगी, मैं कर सकूंगी, मैं कर पाऊंगा, मैं निकालना है, आप करना है. तो वो जब भी मैंने किया है, तो एक आवारा भवरे हुआ है, एक इश्क जान दिए हुआ है, एक जानम समझाकर हुआ है, एक जंगल है और या बादल पे पाँव हुआ है, ऐसे हुआ. तो सरेंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. सो इवन आई नो, आज मैं पूरा इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि सरेंडर में ही हूँ. तो गाने तो गाती रहती हूँ, मेरे शोज़ होते रहते हैं, और हॉलीवुड पहुँच चुकी हूँ, मैं कंप्लीटेड हूँ वहाँ पे भी. तो मतलब आप ये कह रही हैं कि ये जितने भी आपने गाने किए, उस बीच कई बार ऐसी सिचुएशंस आई कि आपको इस वजह से प्रोजेक्ट्स या गाने छोड़ने पड़े क्योंकि आप वॉकआउट करना पड़ा. हाँ, क्योंकि मैं प्रस्ताव के लिए राजी नहीं थी. एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने तो इतना भी मुझसे किया है कि आप इतने हिट दिए हैं मुझे, आप सिर्फ आई लव यू बोल दो मुझे, और मैं सारे गाने आपको दूँ. क्योंकि मेरी जो सबसे प्यारे लोग हैं वो कहते हैं आप मेरी लकी मैस्कॉट है. मैंने वो भी नहीं किया. कौन सा भी आई लव यू कह सकती थी मैं? नहीं. जैसे आप अपने पति को आई लव यू कहेंगी, वैसा आई लव यू मुझे कह दीजिए. मैं तो कौन सा भी आई लव यू कह सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया. मेरे सामने अगर आज भगवान हो तो बोलेंगे बेटी है मेरी, ये ज़िंदगी है, मानी जी है, इसलिए रेडी टू लिव एनी टाइम. पर जैसे आप कह रही हैं ना कि आप गर्ल चाइल्ड और इन सब चीज़ों के लिए काम करती हैं, सोशल कॉजेज़ के लिए काम करती हैं, लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रही थी, उसी इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इन सारी सिचुएशन से होकर गुजर रही हैं. क्या आपने कभी कोशिश की उनसे बात करने के लिए, उनके लिए कुछ करने की? फर्स्ट पर्सन, स्क्रीन मैगजीन में मेरा इंटरव्यू है, बाकी जगह पे है, पहली महिला बॉलीवुड की जिन्होंने इसके बारे में जिक्र किया. और मैंने लेकिन क्या है, हर पर्सन का निजी मामला होता है. मैं उनको जज नहीं करूँगी. उनकी कितना स्ट्रॉन्ग है उनका मन, कितना स्ट्रॉन्ग उनका माइंड, कितना झेल सकती है, कितनी जिम्मेदारियां ले सकती है. हर एक के बस की बात नहीं होती है, तो उनको जज नहीं करना है. जो है ठीक है. आते हैं आपकी पहली फिल्म में, गूंज. 1989 में आपने शुरुआत की. कैसे हुआ वो प्रोजेक्ट? किसने स्पॉट किया? कहाँ से आपकी आवाज़ पहुँची म्यूज़िक डायरेक्टर? एक्चुअली वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड थे, जॉय अगस्टीन जी. ही इज़ डन ग्रेट फिल्म्स. तो जर्मनी में जब ग्रांड प्री
ग्रांड प्री विन किया competing with 21 countries. I was audience darling also there. तो तभी ये गाना उन्होंने मुझे चुना इस गाने के लिए. अच्छा, उन्होंने आपको जर्मनी में ग्रांड प्री जीतने के बाद इस गाने हाँ, उसके बाद हुआ. लेकिन he always believed in me, of course. लेकिन जलाल आगा जी also told him yes, you know, they all, it was on हर न्यूज़, हर फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी जर्मनी की, all over the world. yes. तो उसकी वजह से तो गाना तब भी उस वक्त इतना मतलब एडवर्टाइज या प्रोमोट नहीं हुआ था, फिल्म नहीं चली थी, लेकिन आज तक मुझे लोग आके कहते हैं कि वी लव्ड योर फर्स्ट सॉन्ग. हाँ, ये एक डिवाइन है कुछ. मैं आपके सामने आज भी बैठी हूँ, इसका भी एक डिवाइन कुछ है. क्योंकि अभी मैं आई टोल्ड यू आई एम अ कंप्लीटेड सोल. अभी ज़िंदगी में लोगों के लिए क्या करूं, कैसे सब मतलब मेरी तरफ से क्या कुछ हो सकता है कि लोगों को बहुत अच्छी ज़िंदगी मिले. आवारा भंवरे वो गाना जिसने तहलका मचाया, आपका पहला गाना जिसने इतना तहलका मचा दिया था और लोगों की ज़ुबान पे हेमा सरदेसाई का नाम चढ़ गया था. इसकी मेकिंग के मैं किससे सुनना चाहती हूँ, कैसे ये गाना बना? एक्चुअली मुझे जब फ़ोन आया तो बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि इतने वॉकआउट्स किए थे. मैंने कहा एवरीथिंग हैज़ अ डिवाइन हैंड इन माई लाइफ. तो इतने वॉकआउट्स किए थे. मैंने यार रहमान जी कॉल, आई एम नॉट इवन मेट हिम. किसने कॉल किया था? ए आर रहमान जी ने नहीं, मतलब नोएल जो उनका देखता था मैनेजर उनके, तो उन्होंने कॉल किया था. आई वाज लाइक सीरियसली, आई मीन आई एम नॉट इवन मेट हिम और यहाँ मैं वॉकआउट्स कर रही हूँ. तो जब मैं गई वहाँ पे, तो ऑलरेडी 2-3 यहाँ म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने बहुत डिसेंटली मुझे गाने दिए थे. There were some songs that were hit of mine, but not to the level of Avara Bhavre. It was a rage. It was a rage. So मैं वहाँ पे गई, मैंने गाना गाया. राजीव मेनन जी also wanted me to sing the song. तो जब मैं गई उनके पास गाना गाने के बाद A.R. रहमान जी के, मैंने कहा सर सबने, इवन जावेद अख्तर जी जिन्होंने लिखा था उन्होंने बहुत प्रशंसा की, लेकिन मैंने कहा आपने यू डिडंट से एनीथिंग सर. तो बोले गॉड इज़ ग्रेट. इट समड अप माई होल लाइफ. उनके वो लव्स कि गॉड इज़ ग्रेट. आज तक हेमा यहाँ पे भी बैठी हूँ क्योंकि गॉड इज़ ग्रेट. एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न. यस. तो कैसी रही वो मुलाकात रहमान साहब के साथ और उनके साथ काम करना? और वेरी पीसफुल, वेरी इट्स लाइक फुलफिलिंग, कम्प्लीटली फुलफिलिंग, डिसेंसी पर्सोनिफाइड. और उसके बाद ऑफ कोर्स कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स मिले जो बुरे भी थे और अच्छे भी थे, बहुत प्यारे और बहुत डिसेंट भी थे. आई हैव बीन ब्लेस्ड. इवन बादल पे पाँव के बाद आई हैव बीन सो ब्लेस्ड कि बादल पे पाँव हुआ, मैंने छोड़ दी इंडस्ट्री, क्योंकि मैं एम्बेसडर फॉर द गर्ल चाइल्ड हूँ. ये गाने जो ये लड़कियाँ मेरे साथ compete करने के लिए अश्लील काम करे तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन सीधी हॉलीवुड चली गई. I am the only singer in India, with all humility if possible, who has been invested in by Hollywood's music mogul Tony Mercedes, जिन्होंने TLC जैसे लोगों को लाया इस जिंदगी में. ग्रैमी अवार्ड विनर, मल्टीपल ग्रैमी अवार्ड विनर टोनी ब्रैक्सटन, और एड शीरन का शेप ऑफ यू जिसने पब्लिश किया. Ed Sheeran, Shape of You, you know how huge it is. The one who published Shape and got the Grammy Award as publisher of Shape of You, उन्होंने मुझे न्योता दिया कि आप हॉलीवुड आ जाओ, और उन्होंने इन्वेस्ट किया. मतलब there are other singers who have gone to Hollywood, but I have been invested in by Hollywood, in an Indian artist. पर शेप ऑफ यू के लिरिक्स भी कुछ ऐसे खास तो है नहीं, वो भी अश्लील ही है एक तरीके से अगर आप उनको ध्यान से सुनें. No, I don't think Shape of You is, I don't think something that is, I don't find it obscene. No. I think it is up to me and you whether we want to listen to it or not. Okay? It is a fact. The song is a fact. So why we see it in अश्लील और भी गाने हैं. हमारे ही थे बॉलीवुड में, लेकिन उनको कितना ज़्यादा ये मिला. मुझे कहा गया था कि आप डबल मीनिंग के गाने गाओ. आई रिफ्यूज्ड. एज वेरी सॉरी. उसूलों की बहुत पक्की थी, तो शायद शेप ऑफ यू मुझे गाने के लिए बोला तो मैं नहीं गाती. लेकिन आई डोंट सी इट एज एन ऑब्सीन सॉन्ग. इट मे बी अ लिटिल अक्रॉस द लेवल, बट अगेन इट्स अ चॉइस, किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है, क्योंकि हर तरह की ऑडियंस है, इसी वजह से वो गाने बन भी रहे हैं.
क्या उसके बाद कुछ ऐसे ऑफर्स आए जिनको देख के मन करा कि हाँ कर दूं क्या, लेकिन फिर लगा नहीं अब छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया है? नहीं, पिता ने वापस बुलाया मुझे, यार बिना चैन का हारे हुआ, वो भी सुपर हिट हुआ. I know whatever they say, Midas touch Hema. So I, like I said, they call me lucky mascot, but I'm too satisfied a soul. मुझे वो जाके आप किसी से भी पूछ लेना बॉलीवुड में, हेमा कभी पीछे पड़ी थी, हेमा कभी फोन करके हैरेस करती है, आई एम नॉट देयर ओनली उस सीन में. जो मुझे मालूम है, अगर आप ग्रां प्री से लेके आवारा बबरे से लेके अपन बोला ओनली सिंगर इन इंडिया हु संग विद शाहरुख खान जी एंड अमिताभ बच्चन जी. मुझे इन दोनों के साथ काम करने के और गाने के किस्से जानने हैं आपसे. कैसे हुआ वो गाना, वो दिन कैसा था, कैसे गाना मिला, फिर कैसे शाहरुख के साथ गाना, क्योंकि शाहरुख सिंगर तो है नहीं और आप तो कमाल गाती हैं माशाल्लाह, तो वो कैसे हुआ? नहीं, आई वॉज ब्लेस्ड कि आई जब नहीं, कौन सा मूवी था, दिल दीवाना का कौन सा मूवी था, परदेस. हाँ, परदेस. हाँ, तो आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि जब परदेस हुआ, परदेस के सारे गाने बहुत सुंदर हैं. दिल दीवाना, 3 गाने हैं मेरे परदेस में. हाँ, तो सारे हिट हैं. तो जब परदेस हुआ तो मिलना हुआ शाहरुख खान जी से, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में ही बड़ा वाला परदेस का वो किया था, लॉन्च किया था, और वो ऑडियंस में थे. और जब मैं मिलने गई ऐसे शाहरुख जी, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स. बोले कि गौरी जी एंड मी आर फैंस ऑफ आवारा भवरे. So I was so blessed, you know. I met even Jackie Shroff ji, who's still my friend even today. I know even Shahrukh Khan ji also looks at me with love. वो तभी जब भी अपन बोला गाते थे स्टेज पे, मेरा नाम लेते थे तभी कि हेमा has sung this with me. I'm really blessed because I'm a big fan of his and of Amitabh Bachchan ji. I got to sing with late Adesh Srivastav ji, who used to call me his little Raja. Oh. मेरा छोटा राजा बोलते थे मुझे. तो राजा कैसी है ऐसा. तो उनके साथ मुझे बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू सिंग विद अमिताभ बच्चन जी, चली चली. सो इवन इफ आई हैड यूज्ड टू मीट शाहरुख जी एट एनी दिस, ही वाज वेरी काइंड एंड स्वीट टू मी. स्पेशली maybe he knew my life, कि she's a girl who walks on principles, and everybody loved and respected that, including him. तो वो जिस दिन आप रिकॉर्ड कर रहे थे गाने, उस दिन कैसा, मतलब क्या था माहौल स्टूडियो का? दोनों गानों में, और आज तभी से ऐसा है कि सिंगर साथ नहीं मिलते. We don't sing together. Okay. Each one sings their thing and goes, and ऐसा होता है. लेकिन we met in shows. I met Amitabh Bachchan ji on the flight when we were discussing. So I was like, I had knelt down near him and I was like, I'm your fan, and I sang with you, and he was like looking at me like I was a little child. मतलब that much of love. तो ऐसा हुआ जैसे वो कंबाइन, जब गाना कंपाइल करके एक पूरा कंप्लीट गाना बन के आते, तो दोनों ने साथ में पहली बार देखा हो, या उनका कुछ रिएक्शन, कुछ फील? I told you, हर उनके जो शोज में वो शाहरुख जी बोलते थे कि आई हैव संग दिस विद हेमा सरदेसाई. मैंने ये खुद मेरे शो में, जब मैं उनके शो में थी, इट वाज ऑन वन ऑफ द बिग स्टेडियम्स ऑफ बॉम्बे, मुंबई के. तो वहाँ पे उन्होंने खुद बोला था कि आई हैव संग दिस सॉन्ग विद हेमा, ऐसा क्या. एंड दैट्स अ वेरी नाइस गुड सॉन्ग. और अमिताभ जी के साथ वाला भी चली चली बागबान का जो गाना है, वो भी बहुत सुंदर गाना है. आपने सलमान, शाहरुख और आमिर तीनों के फिल्मों के लिए गाने गाए, उनकी हीरोइनों के लिए आपने गाने गाए. लिप सिंक को लेकर के बात होती है, तो कहते हैं कि सिंगर तो अपना काम करके चला जाता है, फिर होता है एक्टर का काम शुरू, कि वो लिप सिंक पे कितनी मेहनत कर रहा है. कुछ एक्टर्स उसको लाइटली लेते हैं, कुछ एकदम तैयारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ इसे करते हैं. शाहरुख के लिए हमने सुना है कि वो जो है, सारे सिंगर्स कहते हैं वो सबसे अच्छा लिप सिंक करते हैं. आपको क्या लगता है इन तीनों में सबसे बढ़िया गानों पे परफॉर्म कैमरा के सामने कौन करता है? एक्चुअली शाहरुख खान जी हैज़ बीन माई फेवरेट. आई एम नॉट गोइंग टू बी क्या बोलते हैं वो, सेफ, डिप्लोमेटिक. तो ही इज ऑलवेज बिन, आई फ्रॉम द टाइम फौजी हुआ तब से फैन हूँ यार. तो आई वाज सो ब्लेस्ड कि अमिताभ बच्चन जी व्हेन आई वाज अ किड, वो अमर अकबर एंथनी, सारे डायलॉग्स मुझे मालूम थे. तो I got to sing with my two faves. So let's say they are my faves, and I got to sing with them. But I think all three of them, Salman ji, and he's been very kind to me. Salman ji also, we've done shows together, and always very kind and very complimenting, and
very sweet to me. तो तीनों की हुनर अलग अलग तरीके से अच्छे हैं और मेरा फेवरेट हमेशा ऑफ कोर्स शाहरुख जी रहेंगे, लेकिन ये तीनों they have shown in India and they are the symbols of oneness of India. These three actors are the symbol that India is one world, one together belonging to each other. क्योंकि जिस तरह से प्यार उनको हर भारतवासी से मिला है, you know, वही प्रूफ है कि हम सब एक हैं. करेक्ट. सो कैसे, मतलब मैं प्रोसेस समझना चाहती हूँ इन गानों का. चाहे वो सलमान की फिल्मों के आपने उनकी कई फिल्मों में आपने गाने गाए, तो जब सिटिंग्स होती हैं या जिस समय डिस्कशन हो रहा होता है कि मूड कैसा होगा, कैसे सुर पकड़ी जाएगी, या कई बार तो ऐसे भी होता है कि फाइनल सिंगर से गवाने से पहले कई बार दूसरे सिंगर से गवा के टेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद एक फाइनल सिंगर जो है उन गाते हैं. एक्चुअली सिटिंग रूम जो होता है होता था, लेकिन 90% ऑफ माई सॉन्ग्स केम नॉट फ्रॉम सिटिंग रूम. अच्छा. क्योंकि ऐसा होता था ना, किसी के साथ जगह हो तो हाँ, तो हेमा को ऐसा भी होता था. तो जब मैं जाती थी तो गाना अभी 15 मिनट में रेडी करो. अच्छा. ये भी हुआ है मेरी ज़िंदगी में. तो मैंने क्लियरली, मतलब आई गिव द पूरा का पूरा श्रेय भगवान को कि गॉड हैज़, कैसे खुदा ने ये करवाया मुझसे. इट्स ताज्जुब होता है कभी विचार करती हूँ तो. सो एवरीथिंग इज़, आई थिंक, डिवाइन डन. यस. तो जब आप बादल पे पाँव है गा रही थी, तो क्या आपको एहसास हुआ था कि गाना इतना पॉपुलर हो जाएगा? मैं जब भी गाती हूँ मुझे मालूम है वो गाना हिट होगा, लेकिन कितना हिट होगा, हिट तो ऑलवेज एवरी गाना ब्लेस किया है. आप देख लिए मैं कुड़ी अनजानी जो आज सुपर हिट है एज अ रीमेक बाय टी सीरीज. ओके, 78 लाख व्यूज़ इन 1 मंथ. और नील कमल सिंह जो है उन्होंने वो, आई थिंक, भोजपुरी लव सिंगर, एंड ही हैज़ मेड अ सुपर हिट ऑफ विथ माई वॉइस इन इट. तो मैं कुड़ी अनजानी सबका प्यारा है, सबको मालूम है. उसमें भी तेरे प्यार में फिर है इश्क चांदी है, इश्क सोना है, जंगले आधी रात है, जानम समझा करो, अपुन बोला, चली चली, बादल पे पाँव है. फिर है वो गाने जो आमिर खान जी के साथ, कहना है तुमसे, वो भी है. फिर बाकी सोना सोना ये ना होना दिल तेरा, ऐसे भी गाने हैं. हाँ. जो फिर तेरे संग एक सिंपल सी कॉफ़ी भी किक देती है ते. एंड एक्चुअली वाइल गिविंग द अवार्ड, when reading, Abhishek Bachchan ji had said that I'm a fan of this artist, you know, so it's very, very sweet. How was it like shooting, singing for Aishwarya? उनके मुझे सबसे, थोड़ा सा शोइंग ऑफ करूँगी प्लीज़, कि सबसे ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला इंडस्ट्री में वो है कि हेमा जब गाती है कि ऐसे लगता है वो हीरोइन ही गा रही है. हाँ, जब काजोल जी गाई थी सब कहते थे कि काजोल ने गाया क्या गाना, यू नो. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज आस्क जब मैं जाती थी कि कौन सी हीरोइन गा रही है, और आई वुड ट्राई टू इमिटेट हर स्टाइल. इफ़ यू आस्क करिश्मा जी, okay, करिश्मा कपूर जी, she says that her favorite song of her lifetime is जंगले आधी रात, and she looks really like she's singing it. Okay, I sang 3. मैंने पहला गाना सुष्मिता सेन जी का जो दस्तक फिल्म है वो भी गाना गाया, इश्क चांदी भी गाया, फिर मैं कुड़ी अनजानी भी उनके लिए गाया. तो ऐसा लगता था कि वो ही गा रही हैं. तो वो सबसे ज़्यादा एक समथिंग दैट आई यूज्ड टू बी प्राउड ऑफ, एंड यू नो आई यूज्ड टू फील लाइक थैंक यू गॉड यू गेव मी दैट, यू नो, आल्सो. यस. तो ऐसे जैसे मोंटी शर्मा आए थे कुछ समय पहले यहाँ पर इसी चेयर पे बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे कि वो टाइम पे क्या होता था, ये देखा जाता था कि इस एक्टर पे या इस एक्ट्रेस पे कौन से सिंगर की आवाज़ जाएगी, उस हिसाब से फिर गाने गवाए जाते थे. अब वैसा नहीं होता है. पहले होता था कि वो एक्टर का गाना हो जाता था, अब वो सिंगर का गाना हो जाता है. टू मोंटी, हु आई रियली लुक अप टू, एंड आई थिंक ही इज अ डार्लिंग, एब्सोल्यूट डार्लिंग. हम लोग फ्रेंड्स थे और अभी भी हैं, लेकिन विद ऑल रिस्पेक्ट यू माय डियर मोंटी, नो, इट वॉज जस्ट सम ऑफ अस सिंगर्स. या मैं फेमस थी उसके लिए कि हेमा जब गाती है तो ऐसा लगता है आर्टिस्ट गा रहा है. तो ऐसा चॉइस नहीं होता था कि ये आर्टिस्ट है तो ये आर्टिस्ट लेना, ये कभी नहीं हुआ है.
ओके काफ़ी नहीं हुआ। तो इट वाज यू जो उनकी आवाज़ को, उनके तरीके को पकड़ने की कोशिश हाँ, करती टू थी। यू कि आप कैसे यू नो आई हैव सीन दिस हीरोइन, हाउ वुड शी हैव रेंडर्ड, कैसे करेंगी, और उसके पीछे वापस हमारा क्या है, ये भी तो भगवान ने दिया हुआ हुनर होता है, तो हमारे तो इसलिए भी हार्मलेस पॉसिबल। तो ये तो और मुश्किल हो जाता होगा फिर, क्योंकि आपको अपना भी एसेंस रहने देना है उसमें। एक तो फिर एक एग्जाम्पल अरे देती हूँ बिल्कुल, आपको। प्लीज। तो हुआ ऐसे कि मैं अनु मलिक जी के साथ जंगल है आधी रात गाने गई, तो मैंने गाना ऐसे गाया, हेमा सरदेसाई। जंगल है आधी रात है, लगने लगा है, नहीं लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाओ। ओके, तो अनु मलिक जी कहने लगे, अच्छा करिश्मा सिंग्स लाइक दिस। तो बोले, यू हैव फॉरगॉटन, यू आर गोइंग टू सिंग दिस फॉर अनु मलिक एंड यू हैव फॉरगॉटन इट इज़ फॉर करिश्मा। आई मे बी दैट डे मैं अलग मूड में थी, मैं बहुत हम्बल थी हमेशा स्टूडियो में, क्योंकि कुछ भी हो, जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर हेमा को बुलाता था वो डिसेंटली काम करता था, वो ग्रैटिट्यूड होता था और वो ह्यूमिलिटी होती थी हमेशा, नम्रता कि आपके लिए आप बोलो कैसे करना है। तो मैंने उनको कहा आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूँगी। तो वापस आके हारमोनियम पे बैठे, वापस गाया उन्होंने गाना, और मैंने ऐसे गाया, जंगल है आधी रात है, लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाऊं, कुछ ऐसी बात कर, हाय। This high is loved in Janam Samjha Karo also of mine. Yes, and this is it is the Anu Malik touch yes, actually. and this sounds like Karishma. Yes. ऐसे और किस गाने में हुआ है कि आपने अपने म्यूजिक नहीं, यही इसी गाने में हो, बाकी आई थिंक आई वाज इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, आई वुड डू इट। सबसे डिफिकल्ट कौन सा गाना गाना था आपके लिए, आपके इस पूरे करियर का, जो आप? एक्चुअली आई थिंक मैं नहीं गाती हूँ, जब भी मैं स्टेज पे गाती हूँ आई थिंक देयर इज़ अ डिवाइन टच देयर, तो डिफ़िकल्ट ऐसा आई डोंट थिंक कुछ हुआ था, लेकिन मतलब आई डोंट डिफ़िकल्ट ये शब्द एक्चुअली मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है, सॉरी। पर ऐसे होता है ना, किसी परीक्षा के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई परीक्षा के लिए हमें लगता है कि आसानी से हो गई, तो किसी सब्जेक्ट में हमें लगता है कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं उदयपुर में हूँ, मैं गाना स्टेज शो कर रही हूँ, मेरा आवाज़ कम्प्लीटली चला गया है, सिर्फ मैं हेलो हाय ऐसे बात कर रही हूँ एंड इट्स गोइंग, मतलब इट्स नॉट गॉन, आई एम नॉट ऑलरेडी इन लैरिंजाइटिस, आई एम लूजिंग इट, और मैं स्टेज पे जाती हूँ और शो सुपर हिट, आई कम आउट आफ्टर दैट 2 months मेरा वॉइस आउट, लेकिन शो मैंने लिया ही नहीं उसके बाद, लेकिन ये तो कमिटमेंट था। कौन गाया स्टेज पे, कौन गाया, मैं तो आवाज़ गई थी। इसलिए मैं कहती हूँ डिफ़िकल्ट उनको होता है जो डिवाइन के साथ नहीं चलते, जो डिवाइन ही सब कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए डिफ़िकल्ट क्या है। फिर सोशल एक्टिविज्म की तरफ मुड़ना कैसे हुआ, फिर कैसे वो शुरू? बचपन से स्कूल में, कॉलेज में, आप किसी को भी पूछेंगे, इवन इंडस्ट्री में मैंने ही वॉइस आउट किया, जो बाद में उन्होंने मी टू मूवमेंट जिसको कहा, तो आई हैव ऑलवेज बिन वॉइसिंग आउट। इनजस्टिस टॉलरेंट नहीं है मुझे, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, और इसके लिए मुझे कोई अप्रोच करेंगे कि हेमा हेल्प करो तो ही मैं हेल्प करने जाती हूँ, खुद ऐसे ये। आज देखिए, आज कल मैं यहाँ दिल्ली आई हूँ तो ऑलरेडी 2-4 लोग ने फ़ोन भी करके, हेमा यहाँ के जो सड़क हैं यहाँ पे 2-4, मैं पूछती हूँ इंडिया के गवर्नमेंट को, ओके, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो पहले पाँव या हमारी गाड़ियाँ या स्कूटर या साइकिल्स कहाँ पे जाती हैं? बाहर निकल के अपने घर से, रास्ता बोलते हैं उसको, वो ही ठीक नहीं है तो आगे क्या? आज क्या कम है? जीएसटी, ये वो जो टैक्स पहले कभी नहीं होता था, इससे ट्रिपल डबल आज गवर्नमेंट के पास है ना पैसा। इट्स ऑब्वियस दैट वी आर मच रिचर देन बिफोर। तो क्यों वो दिल नहीं
तड़पते कि एक भी स्कूटरिस्ट वहाँ पे गिर गया, एक साइकिल वहाँ पे उसकी कमर टूट गई, एक किसी को घाव हो गया, क्यों एक भी हमारे भारतवासियों को तकलीफ हो रही है, ये क्यों नहीं फीलिंग होता? मुझे क्यों हो रहा है भाई? क्यों? मैं हे माँ हूं इसलिए। हाँ, मैंने नहीं वोट मांगे, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने कुछ देखा नहीं किसी का, ना कुछ पाया है किसी से। जो है भगवान ने दिया है, और जिनके पास मैं गई हूँ उनको, जिन्होंने मुझे गाने दिए, उनके दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरा काम क्या होता है? भगवान पूछेंगे हमको, जब सामने आएंगे तो पूछेंगे क्या किया तुमने ज़िंदगी में? पावर पा ली मैंने, फेम पाया मैंने, पैसा पाया मैंने, ठीक है मैंने दिया यार, आपने क्या किया? तो आप क्या कर रहे हो? क्यों वो दिल नहीं धड़कते? मेरा क्यों तड़पता है, आपका क्यों नहीं तड़पता? मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं? अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरा योगदान है, वेरी स्ट्रांग योगदान, जो 20 इयर्स नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं हो रहा था, नेशनल वॉर म्यूजियम भी सब स्थगित थे, उन 14 जूरी में मेंबर्स में मैं थी। आप किसी भी जूरी मेंबर से वहाँ पे हमारे साथ जो नज़दीक के जूरी में, उनको पूछ सकती है हमारे सरदेसाई का योगदान क्या है वहाँ पे, ओके? लेकिन अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं बोल नहीं सकती कि ये गलत बात है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, बोल नहीं सकती? क्यों दिल नहीं? हर एक खड्डा आप लोग जाते हो ना आपकी गाड़ियां लेके, दिल नहीं धड़कते आपके लोगों के लिए यार? कहाँ है इंसानियत? यहीं पे फ्लॉप हो तो आगे क्या? रास्ता पहले, जब बाहर निकलते हैं घर से। कब से बोल रही हूँ, ये 1 बरस हो गया है अभी हेमा बोल रही हूँ। पहले से आई हैव टेकन मेनी सोशल एक्टिविज्म्स, लेकिन anyway, I hope कुछ। Yes, with all due respect हेमा जी, लेकिन अगर मैं आपने कहा कि जिस मी टू मूवमेंट की आपने बात की, आपने कहा कि यू वर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस बारे में बात करनी शुरू की थी। हाँ। लेकिन फिर जब कुछ सिंगर्स ने इस बारे में बात की और उन्होंने अनु मलिक पे मी टू का आरोप लगाया, तो आपने एक पोस्ट किया था जिसमें आपने लिखा था कि अब क्यों बोल रही हैं, इतना समय क्यों चुप रही? पर हो सकता है कि आपका अनु मलिक के साथ काम करने का, ऐसा नहीं बोला था, वो मैंने लिखा था। No, what I wrote is very clearly, I don't give him a clean sheet in the Me Too movement. लेकिन रेपिस्ट एंड मोलेस्टर नहीं है वो, क्योंकि इंडस्ट्री में, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो आप लड़कियों को या किसी को भी, लड़कों से भी, जो भी है, प्रस्ताव रखते हैं। आप अगर वो प्रस्ताव एक्सेप्ट करें, आप उतने ही अश्लील हो। पर ये तो वही बात हो गई ना कि अरे उसने छेड़ा थोड़ी, सिर्फ घूर कर ही तो देखा, ये तो वही बात हो गई। नहीं, वो घूर कर ही देखा नहीं बात, ये प्रस्ताव होता है कि विल यू डू दिस विथ मी, एंड व्हेन द पर्सन एक्सेप्ट्स, यू आर इक्वली क्रिमिनल। पर जो उन्होंने कहा था, मेरा सवाल ये है कि उनका ये कहना था कि उन्होंने उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस करवाया, और कौन इंसान, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बैठा हुआ कोई लड़का या कोई भी व्यक्ति मुझे टच करे मैं तभी अनकंफर्टेबल हूँ, वो अपने शब्दों से, अपनी नज़र से, अपने देखने के तरीके से, अपनी बातों से भी मुझे अनकंफर्टेबल करवा सकता है। मैंने क्लियरली लिखा, जो मैं आपको बताती हूँ, मैंने क्लियरली लिखा कि आई डोंट गिव हिम अ क्लीन शिट इन द मी टू मूवमेंट, बट he is not a rapist and molester, and it takes 2 hands to clap. If 2 people are agreeing to what is the prastav going on, then both are equally to be held liable for it. Now, मेरा जजमेंट इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि विमेंस कमीशन इमीडिएटली, जब मैं बोली तो हंगामा तो होता है, वुमेन्स कमीशन आ गया, they gave him a clean sheet that he is not a rapist and molester. उनको, they had given him the title of rapist and molester. वो निकल गया और he got all his shows back. तो I'm not talking about Me Too movement, I'm talking about a rapist and molester who he is not. You got me. I was very clear. आप प्लीज़ वापस पढ़ लीजिए। बट अगेन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप मतलब रेपिस्ट और मोलेस्टर होना, इट्स अ ह्यूज, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स क्रिमिनल है ना, पर उतना ही गलत है किसी को अनकंफर्टेबल फील करवा देना। आप थी वहाँ पे देखने के लिए, पर अगर उन्होंने महसूस किया तो मैं, उन्होंने महसूस किया तो सी, इट इज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, गो फाइट फॉर इट, गो अगेंस्ट द वुमेन्स कमीशन, गो अगेंस्ट वुमेन। आई नो कि
जिस माँ ने मुझे फ़ोन किया और बोला मेरी 2 बच्चियाँ, उनके बाप को कहा जाएगा, आप एक एम्बेसडर फॉर द गर्ल चाइल्ड हो, उनके बाप को कहा जाएगा कि आपका बाप रेपिस्ट और मोलेस्टर है, आपको कैसे लगेगा हेमा? वो आपकी बेटियाँ नहीं हैं? तो हेमा नहीं लेगी हाथ में। जो ट्रूथ है वो कह दिया हेमा ने। हेमा ऑलवेज स्पीक्स एंड सपोर्ट्स द ट्रूथ। पर क्या आपने जो एक ही झूठ होता है मेरे ज़िंदगी में, मैं मेरी उम्र नहीं बताती। मैं और मुझे पता है वो आप क्यों नहीं बताती, क्योंकि उम्र से करना क्या है। करना क्या है? वैसे भी माँ हूँ सबकी, बूढ़ों की, बूढ़े तो है ही नहीं जिंदगी में कोई। हाँ। तो जिन जो भी एज के हैं उनकी मैं माँ हूँ। तो पर क्या आपने अदर साइड ऑफ स्टोरी जानने की कोशिश की? आपने उन लोगों को कॉल मैसेज करके पूछा कि क्या हुआ था? नहीं, एक टाइम पे मुझे ऐसा भी बोला गया कि हेमा, दे आर कॉलिंग यू, यू हैव अ बैड माइंड, और दे वर अब्यूजिंग यू नो मी। Who? I will not name. No, so when don't they ask, name them. this is a very good question. Who? मैंने यही बोला, नाम बोले थे मुझे, मैंने कहा who. बस मैटर सॉल्व। बिकॉज मैं करती हूँ तो उसमें बहुत गहराई होती है, किसी की जान, किसी के बच्चे, किसी के सब कुछ देख के हेमा करती है, ऐसे ही नहीं जाती। क्या मांगा मैंने अनु मलिक जी से? आज ही सेज नोबल सोल। ओके, क्या मांगा मैंने किसी से भी? आज जो हेमा ने किसी के लिए भी किया है, अगर हेमा ने किसी कुछ भी मांगा उससे तो वो सामने आए बस। तो मैं भगवान की बेटी नहीं हूं। Any plans to come back? I'm already back, honey. In Bollywood, फिल्मों में आपके गाने। Is Bollywood in the offing right now? Is the question. When you work with good people, when you work with great voices, when you work with divine touched things, automatically सब कुछ निखर आ जाता है। आज बॉलीवुड खुद तकलीफ़ में है, क्योंकि पहले जैसे जो आज OTT प्लेटफॉर्म्स है, ये हो, पहले जैसे नहीं हो रहा है। तो when you work with good people, good energies come. When good energies come, I'm known as Midas Touch. I'm not asking मैं completed हूँ भाई, मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ। लेकिन बाकी अच्छे सिंगर्स, यंग सिंगर्स होंगे जिनकी हुनर ऐसे होगी, आप जो मैं वॉकआउट किया वो उनको वो नौबत ही ना आए कि उनको वैसे वॉकआउट करना पड़े, तो कुछ बनेगा। और कुछ हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे हो। आप जैसे, क्योंकि आप स्टेज शोज भी करती हैं, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि एक बार सोनम महापात्रा ने ये बोला था कि IIT बॉम्बे के इवेंट्स को लेकर के उन्होंने बोला था कि सोलो फीमेल सिंगर को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाती है। आप किसी मेल म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ या मेल सिंगर के साथ जा सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट IIT बॉम्बे का इवेंट, ये बहुत सारी जगहों पे होता है। और क्योंकि आप इंडस्ट्री का हिस्सा भी रह चुकी हैं, आप शोज़ भी करती हैं, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको कभी फेस करना पड़ा? कि आपके सामने कभी कुछ ऐसे हुआ? मैंने देखा है लॉबिंग बहुत होता है, अवार्ड्स के बारे में भी लॉबिंग होता है आजकल बहुत ज़्यादा। उस वक्त जो इवन टॉप 10 होते थे वो ओरिजिनल होते थे, टॉप 10 सॉन्ग्स। आज अवार्ड्स ओरिजिनल होते थे। आजकल ये 2-3 वर्षों में जो हो रहा है, आई फील इट इज़ मोर एटलीस्ट लाइक 60 to 70% लॉबिंग। तो लॉबिंग की वजह से देर आर स्टिल मेन एंड विमेन जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपना जो है अपना वर्च्यूज़ टू गेट इट देयर। तो अदर पीपल हु आर नॉट डूइंग सो, उनको तकलीफ़ होती है। तो हर इंडस्ट्री में यू आर ओनली प्रूविंग इट दैट इट्स देयर एवरीवेयर। इट इज़ देयर, यस। एक और चीज़ आज के दौर में देखने को मिल रही है, AI का इस्तेमाल गानों को बनाने के लिए। या हमने एक वीडियो देखा जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब एनिमल फिल्म का कोई गाना गा रहे हैं, वो AI के इस्तेमाल से किया गया। आप इस बदलती हुई टेक्निक को, टेक्नोलॉजी को कैसे देखती हैं? मतलब आप I really this question was also asked to Pujya Gurudev Shri, but he said that the people who even use AI are the most brilliant. ओके, तो ठीक है, उनकी भी ब्रिलियंस काम आती है उसमें। लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब फील होता है कि हमारे इतने सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, यू नो, AI की वजह से कल कोई उनको जॉब्स ना मिले या ऐसा, मैं सबके लिए तड़पती हूँ। हाँ। सो यू थिंक कि AI लोगों की नौकरियाँ खा सकता है? स्पेशली you want me to really say something that I can foresee?
Life is changing, my dear Yes. Garima ji. Or I also called you Garima as my little sweetheart. You call me Garima. Don't call thank me you, my Garima love. ji. Thank you. So life is changing. Let the world know कि हम लोग कलयुग एकदम हिल्ट पे आ गया है. और even some of the greatest leaders of the world are behaving like kids. Okay. And आप कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड होगा. मैं पूछ रही हूँ जिस तरह से आज लड़की और लड़का खुद से बर्ताव कर रहे हैं, प्रोक्रिएशन होगा, मैरिजेस होंगे, रिलेशनशिप्स होंगे जहाँ पे बच्चे लाए जाएंगे दुनिया में. और अगर ऐसा नहीं हुआ, हर एक लड़की जो आज की है बोली कि सॉरी आई डोंट want to be with you and और लड़का बोला I don't want to be with you and उन्होंने कहा कि हमको बच्चे नहीं, but I don't want to be a single mother or a single father. तो अगर बच्चे, क्योंकि तब सोसाइटी मांगती थी, वो एक उसूल था कि सोसाइटी का कि आप शादी करोगे, मैंडेटरी था. नहीं किया, अयो आपने नहीं किया शादी, ऐसा होता था. बच्चे नहीं है, आज कौन पूछता? It's a choice now. Yeah, it's a choice. So will that choice be, and if that choice is not done with the way we are seeing the trend of both sides being so hurt, okay, with each other, कि आज तो अगर प्रोक्रिएशन ही नहीं होगा तो हमको तो ग्लोबल वार्मिंग लगेगा ही नहीं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कौन ला रहा है दुनिया में? ह्यूमंस. ओके, तो अगर ह्यूमंस ही प्रोक्रिएट करना बंद करेंगे तो आप वॉर्स किसके लिए कर रहे हो भाई? झगड़ा किसके लिए कर रहे हो? कि इसके एनिमल्स के लिए. जब हम लोग निकल जाएंगे ना, ह्यूमंस फ्रॉम द फेज ऑफ द अर्थ, तभी फेस ऑफ द अर्थ एंड फेज ऑफ द अर्थ जब निकल जाएंगे तभी फ्लोरा एंड फाउना विल बी ब्लेस्ड, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग होगा ही नहीं. तो कलयुग आ रहा है अपने आप. एंड आई एम टेलिंग यू द वे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव श्री श्री इज ब्रिंगिंग दीज यंग किड्स. ब्लाइंड चाइल्ड कैन राइड अ बाइसिकल, इंटुइटिव माइंड कर रहे हैं उनकी. दे होल्ड अ पेपर लाइक दिस और सारा पढ़ लेते हैं पेपर का क्या है, ऐसा हाथ लगा आपके माइंड में जो है सब बताते हैं. ऐसी thousands of children are coming in this world and they are growing up. Kalyug is at its hilt. After that what? Back to Satyug. And Satyug will be what? Hardly any procreation. So no need to worry, my dears out there. Just live. जो हैं हम इधर, जो बच्चे हैं उनका भला हो बस, और उनके लिए अच्छी सड़कें मिले, फर्स्ट थिंग प्लीज. बेसिक नेसेसिटीज. हाँ, बाकी उनकी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम. लेट AI हेल्प देम, आई होप. हम तो आपके गाने सुनते हैं और हमें बड़े मज़े आते हैं. आप किसके गाने सुनती हैं? आपकी प्लेलिस्ट में कौन कौन से गाने हैं जो सेव्ड रहते हैं? ऑनेस्टली आई लव ऑल माई कोलीग सिंगर्स. मैं जज नहीं करूँगी वो कैसे क्या. मैं सब उनके गानों पे मुझे नाच बहुत पसंद है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं, बहुत लोगों को मालूम नहीं, नॉट ऑल, कि डांस करके कितना मेडिटेशन भी हो सकता है. क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो जब आप म्यूज़िक में खोए हुए होते हो. प्रेजेंट मोमेंट मीन्स हीलिंग ऑफ द बॉडी, क्योंकि तभी स्ट्रेस नहीं होता है. नहीं तो 24 आवर्स अपना चलता रहता है. इवन आप बैठे हो एक जगह पे, माइंड चलती रहती है. सो डांसिंग, सिंगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गुरुदेव कहते हैं सत्संग करो एवरी डे. तो if that goes, then I think there is nothing to worry. We just have to flow through life. What was your question, sweetie? कि आपके प्लेलिस्ट में कौन कौन से? मेरे प्लेलिस्ट. सो आई ऑल्सो लिसन टू ऑल माई कलीग सिंगर्स. जो नए सिंगर्स हैं, मैं एक पर्टिकुलर सिंगर ऐसा नहीं है, गाना मुझे पसंद आए तो मैं सिंगर नहीं देखती. आई जस्ट लव देम. आई लव वेस्टर्न म्यूजिक ऑल्सो अ लॉट. आई लव माई बॉलीवुड म्यूजिक. आई हैव सीन बॉलीवुड यूनाइट एवरीबडी इन इंडिया. कुछ भी हो, हमारा बॉलीवुड ने बहुत अच्छा काम किया है इंडिया में. जहाँ भी जाओ हम लोग एकजुट हो जाते हैं विद बॉलीवुड. यू नो, बादल पे पाँव है, देखो, दे हैव गिवन, बॉलीवुड गिव मी दैट सॉन्ग. आई मीन यू हैव टू गिव देम ऑल दैट क्रेडिट. देयर इज रॉन्ग एंड राइट इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री. तो ऐसा है. सो आपके कर्म के हिसाब से. और क्या ऐसा कोई प्लान है आने वाले समय में, कोई एल्बम, कोई और गाना हम आपका सुन पाएँ? हाँ, मुझे हॉलीवुड में वापस बुला रहे हैं. टोनी मर्सिडीज जी इज कॉल्ड द म्यूजिक मोगल ऑफ बॉलीवुड, द मैन हु डिड, ही इज पब्लिशर ऑफ शेप ऑफ यू, ग्रैमी अवार्ड विनर. और मुझे अभी भी मतलब ये मेरा गाना देखिए, जो गाना मिलता है वो हिट हो जाता है. मैं कुड़ियन जानी, हाँ, जो रीमेक हुआ है. और बस
काम करते रहना है, लेकिन इट्स नॉट एन इच्छा एनी मोर। इच्छा जब मेरी मम्मी चली गई आफ्टर माई डैडी, मेरी मम्मी चली गई 22, तो मैंने कहा अभी किसके लिए हेमा सरदेसाई बनूं? अभी हेमा सरदेसाई बनूंगी तो शागिर्द मेरे गुरुदेव की और लोगों को हेल्प करने के लिए हेमा सरदेसाई। तो अगर गाने मिले, कुछ भी मिले, उससे अगर कुछ और मैं कर सकती हूँ, आवाज़ उठा सकती हूँ तो बेहतर है, नहीं तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। माई डार्लिंग हेमा, आई टोल्ड यू, इज़ अ कंप्लीटेड सोल रेडी टू लीव द अर्थ एनी टाइम। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैं जाऊँगी तो कृष्ण बोलेंगे मुझे, श्री कृष्ण जी, कि आ जाओ मेरे साथ डांस करेंगे, और लॉर्ड जीसस बोलेंगे माई आर्म्स आर देयर फॉर यू, और लॉर्ड अल्लाह बोलेंगे मेरी बेटी आ गई। करेक्ट। ऐसी ज़िंदगी जी है मैंने, बस। मैं किसी को जज नहीं करना चाहती या ऐसा कुछ। जो है, आपने अगर गहराई से देखा कि ये मामला क्यों हेमा ने उठाया, उसमें बहुत गहराई होती है। किसी की जान होती है, किसी की इज्जत होती है, किसी का प्यार होता है। अपने गानों पे थिरकती हैं, सुनती हैं, गुनगुनाती हैं? हाँ हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे गाने। हाँ। और तो you want me to sing a little? अरे please, we would love to, our pleasure. Yes, because that's the first thing you had asked me in the beginning. हाँ जी, तो आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, यहाँ पे भंवरे वहाँ पे भंवरे, कहाँ पे है वो मेरा परवाना, आहा मैं कुड़ी अनजानी, इश्क चांदी है, इश्क सोना है, सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना सोना सोन, जंगल है आधी रात है, लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाऊं कुछ ऐसी बात कर, जानम समझा करो, जानम समझा करो, अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है, अपन जब भी सच्ची बोलता, चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा, यार बिना चैन कहाँ रे। मेरी एल्बम के भी गाने हैं जो पिया से मिलके आए नैन, हाय मैं क्या करूं, फिर बोले बोले हमसे कुछ ना गोरी, जिंदे किसने कर ली चोरी, ये भी हिंदुस्तानी गुड़िया का है। हिंदुस्तानी गुड़िया का ये भी, ओके। मेरे वो भी गाने पसंद किए लोगों ने। और फिर है हॉलीवुड का गाना, पावर ऑफ लव, शावर इन लव, giving it forever, heart, body and soul. Tell yourself 1,000 times you're the winner. ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच। ये इतने सुंदर गाने एक बार फिर से ऐसे लग रहा है रिवाइंड हो गया है सब एक साथ। एक आखिरी सवाल कि बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों जगह काम किया है आपने, दोनों इंडस्ट्रीज में काम करने में डिफरेंस क्या लगा आपको? मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ अभी। जब टोनी मर्सिडीज सिट्स इन न्यूयॉर्क, ओके, और प्रेस मीट हो रही है, ये द प्रेस मीट थिंग्स आर देयर ऑन यूट्यूब, सॉरी गूगल पे हैं, तो बैठे और वो बोलते हैं, इट्स ऑन, मतलब वीडियो भी है मेरे पास, तो वहाँ पे उन्होंने कहा, I've worked with Shakira, I've worked with Pink, I've worked with them, I worked with Shakira, I've worked with Pink, I've worked with Beyonce, I worked with them all, but hey, Heima Sardesai, she's not just a magnificent singer, she's a great human being, and I respect her. जब म्यूज़िक मोगल ऑफ बॉलीवुड ये कह के आँखों में आंसू लाते हैं, वहाँ पे रॉक्सान करके सुपर कंपेयर थी MC on the stage, उन्होंने क्या बोला, Tony, you're not too much older than Hema. You're also young, but you were almost talking like you were her daddy. तो ये प्यार जो है मेरे लिए भारत रत्न है, क्योंकि जब बॉलीवुड और हॉलीवुड में यहाँ पे भी आप किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर से पूछ लीजिए, विथ ऑल रिस्पेक्ट गिवन टू देम फॉर विथ थैंकफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड, बोलेंगे बहुत ही नोबल और डिसेंट सोल है और शी इज़ फैंटास्टिक एज अ सिंगर. सो आई हैव फुल रिस्पेक्ट एंड थैंकफुलनेस इन माई हार्ट, एंड आई वॉन्ट टू टेल ऑल दोज गर्ल्स हु got hurt with the Me Too movement. I'm always going to be there with you, but किसी के ऊपर किसी को कुचल के नहीं. वहाँ पे और भी लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगियाँ इम्पॉर्टेंट होती है, सब कुछ सोचना पड़ता है. ऑल राइट, थैंक यू सो मच हेमा जी हमें समय देने के लिए. और
इस पे तो खैर मैं कमेंट नहीं करूँगी मीटू वाले पे, क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी अपनी जर्नी है, मीटू मूवमेंट में और भी एक गलती थी। कई सिंगर्स या कई एक्टर एक्ट्रेसेस जो अमेरिका के भी थे यहाँ पे, उन्होंने एक ऐसी वाली थी, मतलब नॉट ऑल बट जिन्होंने काम ले लिए म्यूज़िक डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मूवी के, और उसके बाद उनको अश्लील कर दिया। आपने पहले वो काम कर दिया उनके साथ और फिर बोला मुझे मीटू मूवमेंट की मैं वो क्या बोले बलि चढ़ाई गई मेरी। तो यू मेड योर फेम फॉर यू टू टॉक ना। आप अगर फेमस ही नहीं होती, वो काम आपने जो किया बहुत गलत, किसी को हेमा ने नहीं किया ऐसे कभी, तो गलत बात है, लेकिन आपने किया वो अश्लील काम और फिर आप उसको अश्लील कर रहे। आप खुद को भी अश्लील करो पहले, बोले फर्स्ट आई एम टू ब्लेम, मी टू हु वाज गिवन दैट एटीट्यूड, नो, मी टू हु डिड दैट मूवमेंट, ऐसा बोलो तो ये न्याय है। आप कुछ स्तर पे पहुंचते हो गलत करके और फिर उसको गलत मानते हो, आप भी गलत हो। तो जब ये बात मुझे पता चली मीटू मूवमेंट की, तो मैं थोड़ी आई वॉज सो हैप्पी विद द मीटू मूवमेंट, यू नो। इवन देर इज विथ ऑल रिस्पेक्ट टू मधुर भंडारकर जी, पेज 3 जी, I got out of that movie saying I am avenged. Thank God इस मूवी में दिखाया गया कि क्या होता है। Today also he was so kind, and CIFF में हूँ ना, बहुत इज्जत और प्यार से पेश आते हैं। I am very proud of him for doing films like that. The truth was shown which nobody knew. जी, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए हेमा जी और हमारे साथ इस बातचीत के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने जानने के लिए मिली। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके अपना फेवरेट गाना बता सकते हैं, हाँ, हेमा जी का, कि कौन सा गाना वो है जो आज भी आप लूप पर सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया, थैंक यू। मैं कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो मैं कहना चाहती हूँ गरिमा, मेरे बहुत सारे आशीर्वाद तुम्हें एज अ मदर, एंड आई विल बी योर फ्रेंड ऑलवेज। थैंक यू फॉर डूइंग दिस शो एंड बीइंग सो इंटेलिजेंट, सो ब्रिलियंट एंड सो ग्रेट इन आपने जिस तरह से क्वेश्चन पूछे और मुझे इतना सारा टाइम दिया, और यू बिलीव इन माई सॉन्ग्स एंड लव देम। थैंक यू, आई लव यू एंड आई लव एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।